नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन है जिसको लेकर के काफ़ी हलचल दुनिया भर की अलग-अलग अर्थव्यवस्थाओं पर इसका इम्पैक्ट पड़ा है और पड़ना ही है। ये मैक्रो इकोनॉमिक ग्लोबल फैक्टर्स के तौर पर इसको देखेंगे। हम इसको ये देखेंगे कि अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन का जो एक तरीके से फिनोमिना है, जो अभी डेटा आया है उनका 13 साल में जो हाई आया है 5.4% का, इसका मतलब क्या है? इसको इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन क्या है? पहले किस तरीके से रहा है? इसमें फेड के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? इसके बाद उनके फेडरल रिजर्व के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? स्टैगफ्लेशन की क्या संभावना है? उसके बाद इकोनॉमिक ओवरहीटिंग की बात करिए, कॉन्ट्रैक्शन, कोविड, डेल्टा वेरिएंट, इन तमाम बातों को हम देख करके देखेंगे इस समय मौजूदा अमेरिकन अर्थव्यवस्था के अंदर क्या चल रहा है, उनके किस किस सेक्टर्स में क्या क्या बात हो रही है, उनका जो डेटा था इन्फ्लेशन का उसका हम एनालिसिस करेंगे। और जो ये 5.4% का जो फिगर है, क्यों इसे दुनिया भर में इसे बहुत सीरियसली देखा जा रहा है, दुनिया भर की खासकर स्टॉक्स मार्केट में इसको देखा जाएगा, बहुत सीरियसली देखा गया है, एशिया के इस पे असर पड़ा है और इंडियन मार्केट्स पे इसका बिल्कुल असर पड़ा है। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि इंडियन हमने पिछले लेक्चर में जब हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमी के अंदर महंगाई की बात कर रहे थे उसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। इस बार भी हम ये देखेंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के पास, भारत सरकार के पास क्या ऑप्शंस हैं इस स्थिति से डील करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से थोक मुद्रा स्मृति जो है, इन्फ्लेशन की दर है जो 1 जून में जो है घटकर 12.07% आ गई, लेकिन अगर आप खाद्य के प्राइसेस देखें, खासकर पे फूड इन्फ्लेशन देखें, WPI क्या बोलता है, तो अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। और अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि बेसिकली कई तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, गैलोपिंग स्टैगफ्लेशन, बुलाविया का आप देखें, जर्मन हाइपर इन्फ्लेशन देखें 1923, तो इनकी तमाम सारी केस स्टडीज को हम कर सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम ये देख रहे हैं, हम इसे बहुत सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये कह रहे हैं कि हम एक तरीके के टू काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। एक जिसको कि गुड इन्फ्लेशन की कैटेगरी में कहा जाता है, एक जो बैड इन्फ्लेशन की कैटेगरी में। गुड इन्फ्लेशन से मेरा मतलब है कोई भी इस पर चौंकेगा, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं या आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ा है तो आप ये देखेंगे जो फिलिप्स कर्व है वो ये बताया करता था कि अगर इकोनॉमी के अंदर हल्की हल्की महंगाई बढ़ रही है, उससे आपका रोजगार बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उससे क्या होगा, एक साइकिल चल पड़ेगी और उससे क्या होगा कि इंड्यूस करेगी डिमांड को वहां पर। तो ये एक तरीके, और ये जो एग्जाम्पल है ये जब दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी उन्होंने भी ये कहा था कि बढ़ती महंगाई से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे रोजगार भी बढ़ रहा है। तो बेसिकली वो फिलिप्स कर्व को ना फिलिप्स कर्व बोल के उसके फिनोमेना को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि जो ये फिलिप्स कर्व है एक तरीके से फेल हो गया था, जो केन्स ने इसको काफी सराहा था, केन्स ने इसको यूज भी किया था, लेकिन 1970s में जो अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर जो फिनोमेना देखा गया था कि एक तरफ तो महंगाई लगातार बढ़ रही थी लेकिन उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट की भयावह स्थिति हो गई थी, जिसकी वजह से और उसके बाद रॉबर्ट लुकास ने किस तरीके से केन्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनको काफी हद तक डिसमेंटल किया। उसके बाद मिल्टन फ्रीडमैन ने इसको काफी क्रिटिसाइज किया, उस पर भी हम बहुत लंबी लंबी डिबेट्स कर सकते हैं अर्थशास्त्र के हवाले से, लेकिन हम इसको ये करें। और उसके बाद जब ये रिसेशन आया था 2007-8 का, तो किस तरीके से न्यू केन्जियंस में, जिसमें जॉन टेलर की काफी अगुवाई रही थी, किस तरीके से ओबामा जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने किस तरीके से केन्जियन मेथड्स लगा करके अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश की थी। तो बेसिकली ये जो ड्यूल है, तो इसमें देखा जाए बहरहाल जो बात इसमें हो रही है गुड इन्फ्लेशन की, जिससे रिजल्ट जो है कि उससे क्या होता है कि डिमांड जो है वो फास्टर तरीके से बढ़ती है अर्थव्यवस्था के अंदर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे इकोनॉमी समटाइम्स ओवरहीट हो जाती है। तो ये फिनोमिना जो है ये वेस्टर्न इकोनॉमीज के अंदर ही बहुत यूज किया जाता है कि इकोनॉमी ओवरहीट हो रही है। खास करके जब इसे इंटरेस्ट रेट के साथ जो फेड की जब ब्रीफिंग्स होती हैं उसको पूरा वर्ल्ड, उसको खास करके फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, इन्वेस्टर्स के अंदर, इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर खासकर पे इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। तो इसको हम एक तरीके से अमेरिका वेस्टर्न वर्ल्ड में से गुड इन्फ्लेशन की कैटेगरी भी कहा जाता है जी। ये यूजुअली इसका इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिंक्ड होता है स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी का या ग्रोइंग इकोनॉमी का या मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ ये इशारा करती है। इसके साथ साथ अगर हम इसको दूसरी तरफ से देखें तो उसको कंट्रास्ट में देखें तो बैड इन्फ्लेशन जो है ये कंस्ट्रेन करता है सप्लाई को, जिससे कि आपका आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, कर्टेल हो जाता है, जिससे क्या, जिसका जो रिजल्ट होता है, जो इम्पैक्ट होता है, उससे प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और प्राइसेस बढ़ने का सीधा मतलब होता है कि वो आपकी जो इनकम है उस पर इसका एक असर होगा, एक इम्पैक्ट होगा, जिससे क्या होगा कि इकोनॉमी जो है एक वक्त के बाद एक वीकर इकोनॉमी। इसका एग्जांपल हम कोविड से पहले हम देख सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जब पिछले उससे पहले के 7-8 क्वार्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में थी, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर थे, महंगाई को लेकर के थी, और उसके बाद कोविड आ गया, कोविड ने और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दी हैं। तो इस सब के मद्देनजर ऑप्शंस क्या हैं भारत सरकार के पास, किस तरीके से सिचुएशन से डील किया जाना चाहिए, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हम उस पर बात करेंगे।
करेंगे। और इसके बाद जो बात आती है वो ये है कि जो डिबेट है ये आपका इन्फ्लेशन जो है ये कि आपका गुड है, ओवरहीट जो हो गया है, क्या ये अभी होने वाला है अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर, इसको लेकर के जो इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने कहा है कि एक ये बिगर रिस्क की तरफ इसको देखा जा रहा है। एक तरीके से इससे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की, जिस तरीके से उन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे फेड के चेयरमैन ने 2022 तक कम से कम 2 बार, उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे और उसको लेकर के पूरी दुनिया भर के मार्केट संस्था में बैठे रहे। लेकिन बहरहाल जो है कि अभी फिलहाल ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स में उस तरह के शॉक्स अभी हमने नहीं देखे, लेकिन जब भी ये शॉक्स आएंगे तो वो ग्लोबल इम्पैक्ट उसका बिल्कुल होने वाला है। तो इसीलिए हम इसको समझेंगे कि अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन काम कैसे करता है, उनके सेक्टर्स क्या डेटा बताते हैं, उसके जब इन्फ्लेशन का डेटा आप पढ़ेंगे उससे हमें क्या पता चलता है, उसका इकोनॉमी का अंदर जो महंगाई है अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर उसको समझने की दिशा में इससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हम ये बात कर रहे हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात कर रहे हैं, उससे हमने ये देखा है कि जो मेजर्ड इन्फ्लेशन है ये 13 साल के हाई पे 5.4% पे चला गया है। अब आपको लग सकता है कि 5.4% बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि हम आदी हो गए हैं इस आंकड़े के। इंडियन इकोनॉमी में 4 से 6% आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अलग अलग आंकड़े इसमें आते हैं, स्टैटिस्टिकल जगलरी भी इसमें काफ़ी, हमने पुराने लेक्चर्स में इस पर बात की भी है। लेकिन बहरहाल जो है कि 5.4 एक बहुत सीरियस आंकड़ा निकल करके आया अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर, जिसमें क्या है कि अगर हम स्प्रेडिंग ऑफ डेल्टा वेरिएंट की बात करें जो आने वाला है कोविड-19 की, तो इसने जो अभी देखा जाए पिछले हफ्ते भी इसने अनसेटल किया है। और उसके बाद जो आप ये देखेंगे किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स को इसने इसमें एक तरीके से रेड अलर्ट पे इसने डाल दिया है। तो ये जो मार्केट्स होते हैं ये एक तरीके से प्रोसीड कर रही है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन के आने वाले टाइम पे और आ जाएगा, ये संकट गहराएगा आर्थिक तौर पर, या इकोनॉमिक डेटा जो है ये किस तरीके से आपका ये इससे हैंडल कर लिया जाएगा, फेड कोई पॉलिसी लेके आ जाएगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा। मेरा होने वाला नहीं है, लेकिन बहरहाल जो है कि इकोनॉमिक्स क्या कहती है हम उस पर बेस के इस पे बात करेंगे। तो जो उनके फोरकास्टर, मैं आपको एग्जांपल देता चलूं तो IHS मार्केट MARKIT जो ये है, इन्होंने रिवाइज किया है कि ये जो एनुअल ग्रोथ है सेकंड क्वार्टर की इन्होंने 8% पे कर दी है, जो इन्होंने जून के अंदर शुरुआती जून के महीने के अंदर इन्होंने 12% की थी। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। IHS मार्केट ने अपनी 4% इन्होंने घटाई है, 12% अर्ली जून में इन्होंने 8% कर रही है। तो अगर हम इसको टेक्स्ट बुक के तौर पर देखें, जो केस ऑफ बैड इन्फ्लेशन है ये किस वजह से होता है, तो ये बेसिकली इसमें एनर्जी शॉक है। उसका भी मैं आपको एक केस स्टडी के तौर पे इसको बेहतर समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जो सप्लाई ऑफ ऑयल होता है उसमें जो रिलेटिवली है ये एक शॉर्ट रन के अंदर इसको देखा जाए तो फिर जैसे भी क्रूड है 69 पे है, लेकिन 75 तक जाने की प्रबल संभावना थी। उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जो दुनिया भर के हमारे यहाँ पेट्रोल जिस तरीके से, उसको हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। इसमें भी हम उसको जब इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे उस पर भी हम आएंगे। तो बेसिकली लेकिन ये देखा गया है कि कम से कम रिलेटिवली जो है फिक्स रहते हैं शॉर्ट रन के अंदर। तो जो डिस्ट्रप्शन इनमें जब आती है, कहीं पर अगर कहीं जंग छिड़ जाए या कहीं पे ग्लोबल एक तरीके से एकदम से सर्ज आ जाए या ग्लोबल डिमांड एकदम से इसकी बढ़ जाए, तो ये और ओपेक अगर उसमें कंस्ट्रेंट कर दे, अगर वो सप्लाई को एक तरीके से कम कर दें, या ओपेक कंट्रीज में समझौता हुआ है कभी नहीं होता है। तो जिस तरह का जो कार्टेल रहा 1973 का बहुत फेमस केस स्टडी है, ओपेक के बारे में मैंने पूरी सीरीज भी की थी 4-6 लेक्चर्स की, उस पर भी आप देखिएगा। तो बहरहाल जो इसको अगर हम देखें तो ये शॉर्ट रन में बेसिकली तो ये डिस्ट्रप्शन तभी आती है जब कहीं जंग लगी हो या ग्लोबल सर्ज में हो या इसके इंटरनेशनल रीजन्स मेगा हो। तो इसके बाद जो अगर ये देखें कि जो जैसे ईरान और अमेरिका का जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको लेकर के, ये कई सारे इसमें फैक्टर्स हैं, लेकिन हम इसी लेक्चर पे रहते हैं। तो इसके बाद अगर हम ये देखें किस तरीके से इन्होंने कंपनियों को फोर्स किया है कि वो अपने आउटपुट को कम करें और अपने तेल उत्पादन को कम करें, और इसके साथ जो है वो एक तरीके का और ये जिसका जो रिजल्ट जो उसका इम्पैक्ट होता है वो एक तरीके का कंज्यूमर को टैक्स की तरह पड़ता है। तो उनको ज़्यादा रकम चुकानी होती है जिस तेल को लेने के वो आदी रहे हैं। तो इसके बाद जो है कि जो लास्ट अगर हम इसको 2 बार देखें, इन्फ्लेशन जो था इतना महंगा इतनी हाई कब था, जब ये था एक 1990 के अंदर ये था, जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति बनने की तरफ बढ़ रहे थे। उसके बाद जो था ये 2008-92 में बेसिकली, तो उसके बाद ये था कि उसके अंदर काफ़ी ग्लोबल शॉक्स, एलन ग्रीनस्पैन, रोनाल्ड रीगन के टाइम से फेड को संभालने का प्रयास कर रहे थे। 1990 वाज द लास्ट टाइम। और उसके बाद जो था, उसके बाद ये 2008 के अंदर जब रिसेशन आया था अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर, और ये जो रिजल्ट था ये ऑयल, कई सारे और फैक्टर, लेवन ब्रदर्स आप कह सकते हैं, सब प्राइम मॉर्गेज, वो सब इनको मिला के, लेकिन उसके अंदर एक जो महत्वपूर्ण कारण था वो ऑयल शॉक्स भी था, जिसने यूएस इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ आगे बढ़ा दिया या उसमें धकेल दिया गया। और इसके बाद उस वक्त के जो अगर आप देखें इकोनॉमिस्ट में, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ओबामा जो थे एक गड्ढे के अंदर गिरे हुए थे और वो गड्ढे से बाहर निकलने गड्ढे को उल्टी दिशा में खोद रहे थे। तो ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन में ये छपा था उस वक्त ये आर्टिकल। तो ये बहुत फेमस पिक्चर है उसकी, यानी कि जो उनकी पॉलिसीज थी वो बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में जा रही थी एज पर इकोनॉमिस्ट मैगजीन डेटा, और इकोनॉमिक थ्योरी के हिसाब से वो सही भी था। तो यूएस ने एक तरीके का जो ये जो एक्सपीरियंस किया है, ये सेवरल सप्लाई शॉक्स एक साथ जो इसमें
में आ गए हैं, तो कलेक्टिवली तो एक तरीके का रोड ब्लॉक इस तरीके को देखा जाए कि पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और जो बाइडन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कहा जा रहा है कि वो बातें बहुत करते हैं, दे टॉक अ लॉट, बट उनके एक्शन के तौर पर कुछ ऐसा रिजल्ट दिख नहीं रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिक है। और अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर प्रेसिडेंट जो बाइडन की जो फंक्शनिंग है, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन बहरहाल जो है अभी सेंटिमेंट अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर इस तरीके का प्रिवेल कर रहा है। इसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि जो सप्लाई की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हाउसिंग है, जो अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर आप देखें जो सेक्टर्स हैं, हाउसिंग सेक्टर, ऑटोज का, तो ये जो यूजुअली जो ये रिकवरीज को लीड करते हैं, जिससे क्या होता है कि पेंट अप डिमांड की तरफ ज़्यादा डिमांड बूस्ट हो जाती है और लो इंटरेस्ट रेट की तरफ इकोनॉमी बढ़ जाती है। तो लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है कि जो डिमांड है ये किसकी एक तरीके से ये कन्फेडरेशन में आ गया है, ये कोलाइडिंग में आ गया है चीज सप्लाई की जो कंस्ट्रेंट है उसको लेकर के। यानी कि एक तरफ सप्लाई को लेकर के दिक्कतें हैं, एक तरफ डिमांड उस तरीके की बूस्ट नहीं हो रही है। तो इसके मद्देनजर अमेरिकन इकोनॉमी फंसती चली जा रही है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो महंगाई के तौर पर अमेरिका ने 5.4% के आंकड़े के तौर पर देखा है। तो अगर हम इसका डेटा जब हम पढ़ रहे थे, तो अगर हम उसको देखें तो जो मीडियन है, तो जो उसका जो एग्जिस्टिंग है वो जो तरीके से जो होम जो वहाँ के बिक रहे थे, होम सोल्ड था, उनका $3.5 लाख मई में था, जो कि 15% ज़्यादा था जो इनकी ये कीमत जो जनवरी में थी। यानी कि $3.5 लाख जो थे वो मई में हो गया था। ये मीडियन मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेटिस्टिकल्स में इसको आता है। जब मैं स्टेटिस्टिक्स का लेक्चर करूँगा मैं आपको उस वक्त समझा दूंगा कि इनका मतलब क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है। तो बहरहाल इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो सेल्स हैं, जो एग्जिस्टिंग होम्स हैं अमेरिका के अंदर, वो एक्चुअली जो है इस वक्त डाउन हो गई हैं, कम हो गई हैं। वहाँ पर एक तो इसमें जो बड़ा फैक्टर है वो शॉर्टेज ऑफ लैंड भी है, इसमें मटेरियल्स हैं, लेबर की भी एक दिक्कत है वहाँ पे। तो ये एक तरीके के सप्लाई ऑफ होम्स को ये रेस्ट्रेन कर रहे हैं। तो ऑटोज में एक दिक्कत आ रही है डिमांड और सप्लाई को लेकर के, होम्स के अंदर वो बिक नहीं रहे हैं। इसके बाद जो जून के अंदर अगर आप देखें तो एक तरीके से ये आपको अलाउ करता है, ये परमिट करता है कि नए होम्स बनाए, लेकिन ये स्लम्प हो गए हैं इसमें सिंस अगस्त के बाद। ये इसको जो है कि इसमें शायद और ज़्यादा बड़ा स्लम्प आने के, यानी कि और ज़्यादा इसमें गिरावट देखने की इसकी तरफ प्रबल संभावना है। तो अगर हम यहाँ पर इसके कंज्यूमर्स की बात करें, कंज्यूमर रेट जो है वो बाइंग कंडीशंस के लिए जो ये और ज़्यादा वर्सन कर गए हैं। जो 2007-2009 का जो हाउसिंग बस था, जैसे मैंने सब प्रॉ में फेडी मैक, फेडी मेन, तो इस तरीके के वो उस पर भी हमने लेक्चर्स बनाए थे पहले। तो बहरहाल जो है इसको जो 2007-2009 के बाद उसी तरीके की जो एक तरीके रिपीटिशन देखा जा रहा है। ये इस वक्त क्या वैसा होगा, ऐसा ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की ये एक रिपोर्ट आई है जो मैंने देखी थी नेट पे। उसके हिसाब से ये 2007-9 की पुनरावृत्ति की तरफ ये इशारा करती है। तो अगर हम देखें कि इस सब में क्या हुआ है कि मीनवाइल अगर हम इस पर सारी बात अगर हम कर रहे हैं, तो इसके बाद जो प्राइसेस जो कारों की हैं वो 4.8% बढ़ गई हैं। और जिस तरीके से प्रेशियस मेटल्स को लेकर के प्रॉब्लम हो रहा है, स्टील को लेकर के जो दुनिया भर के चाइना की तरफ से जो स्टील में प्राइसेस का राइज किया गया था, उसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबल इम्पैक्ट, और जो सेमीकंडक्टर, तो कारों की कॉस्ट बढ़नी थी। तो इस वक्त जो अमेरिका के अंदर 4.8% बढ़ी है प्रेशियस मेटल को चाइना ने जिस तरीके से स्टोर किया है। तो ट्रेड वॉर भी एक उसका हिस्सा है। लेकिन बहरहाल अगर हम इस प्रेजेंट आंकड़े की बात करें तो कारों की जो है, नई कारों की 4.8% कीमतें उनकी बढ़ गई हैं। तो पेंडेमिक के दौरान जो था, अगर पेंडेमिक के पहले अगर आप बात करें, तो जो फास्टेस्ट पेस था इंक्रीज का, इस तरीके की जो तेजी देखी गई थी वो 1985 में देखी गई थी। तो अगर आप इसको समझ सकते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी कितनी एक तरीके से स्टेबिलिटी या एक तरीके की वोलेटिलिटी से बचती है या एक स्थिर रहने के प्रयास करती है, तो 1985 के बाद अब देखा जा रहा है कि कार के प्राइसेस में इस कदर एक इसमें चेंज आया है, ये रैपिड पेस आया, जबकि 4.8% आया है। तो आप ये देखें कि 1985 से लेकर अब तक काफी ज्यादा स्टेबिलिटी रही है, खास करके इस सेक्टर के अंदर। इसके बाद अगर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं, तो ये जो डिस्ट्रप्शन है, ये एक तरीके का सप्लाई जो माइक्रोचिप्स की, जैसा मैंने आपको चाइना का एग्जांपल दिया, जो प्रेशियस रेयर मेटल को लेकर जो स्टोर करने की चाइना की नीति आ रही है सामने, उसके बाद जो माइक्रोचिप्स की सेल है, तो न्यू कार जो है ये थोड़ी सी कम हो गई है और ये लो पेस में है 2019 से, अगर आप इससे कंपेयर करें। तो जो नई कार का जो प्रोडक्शन है, जो अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण, इसको हम अगली स्लाइड को देख लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण डेटा है वो ये निकल करके आता है कि वो आपका 14% गिर गया है, यानी कि 14% की इसमें कमी आ गई है। तो जो ड्राइवर्स हैं वो अपनी पुरानी कारों को रख रहे हैं, यूज्ड कार्स के जो प्राइसेस हैं वो इस समय स्काई रॉकेट कर गए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तेज उनके प्राइसेस हो गए। तो ये सब मिला के इनका जब कलेक्टिव आप देखते हैं अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट, तो वो महंगाई के तौर पर 5.4% की तरफ, इसलिए वो फिगर निकल करके आते हैं। तो अगर हम होम्स की बात कर रहे हैं, अगर हम कार्स की बात कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का एक एक्यूट केसेस के तौर पर देखते हैं। लेकिन रिटेल सेल्स जो है इनकी ओवरऑल वो आपके प्री पेंडेमिक लेवल पे
बहुत दूर हैं प्री पैंडेमिक लेवल तक पहुंचने के लिए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो आपकी पैंडेमिक ड्रिवन डाइवर्जन है, जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग का जो पैटर्न है अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर, खास करके सर्विसेज को लेकर के और सर्विसेज की तरफ और गुड्स की तरफ, इससे क्या है कि इसमें चेक्स और ये सारी जो चीज़ें ये कलेक्टिवली इफेक्ट होती हैं तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ी, जबकि उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं या सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं जेनेट येलेन, वो पहले फेडरल बैंक की चेयरमैन रह चुकी हैं, यानी कि काफ़ी सक्षम महिला हैं। उस पर भी हमने काफ़ी सारी बात की है जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनकर आए थे। तो उसको लेकर के देखा जाए तो ये कलेक्टिवली बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये आ रही है। तो इसके बाद अगर हम कैश सेविंग, जबकि उन्होंने हैंडआउट्स वगैरह बहुत दिए हैं, उन्होंने बूस्ट करने की बहुत कोशिश की है, तो अगर कैश सेविंग्स की बात करें, स्टॉक वेल्थ की बात करें, ये रिकॉर्ड हाई पे चले गए, क्योंकि वो सारा पैसा जो उनको हैंडआउट्स के तौर पे दिया गया उन्होंने मार्केट्स में लगा दिया। और एक ये भी वजह है कि क्यों वो इमर्जिंग मार्केट में इतना पैसा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उनको अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर ही रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन वो शेयर मार्केट के अंदर मिल रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। और शेयर मार्केट जब तेजी करता है, इंडियन इकोनॉमी के हालात जो है, जो हकीकी हालात हैं, वो बिल्कुल रिवर्स है। तो अमेरिका में भी काफ़ी हद तक वैसा ही होता है। तो अगर हम इसको ये देखें कि जो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स हैं, तो इससे क्या हुआ है कि सप्लायर्स के ऊपर, इससे कार मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक तरीके से इसमें डिलेड सेल्स बैक्स इंसेंटिव रेगुलर, इससे जॉब्स पे असर पड़ा है, क्योंकि सेलिंग ऑफ व्हीकल्स, तो इसमें जो प्राइसेस हैं इसलिए वो शूट कर गई हैं। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर आप देखें, इसी तरीके से होम सेक्टर, रिटेल, उनका जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो कंज्यूमर्स को लेकर के, जो कंज्यूमर्स के जो ऑप्शंस हैं, एक तरीके से इस समय कन्फ्यूजन की स्थिति चल रही है, पैनिक की स्थिति चल रही है कि वो किस दिशा में आगे जाएगी। इसको लेकर सरकार जब तक एक क्लियरिटी की जब तक आवाम के अंदर, जब तक अमेरिकन पब्लिक के अंदर ये बातें नहीं आएंगी कि अब सब कुछ हो गया, द वर्स्ट इज ओवर, कोविड से रास्ता निकाल लिया गया है, तो जब तक ये नहीं आएगा सेंटिमेंट इकोनॉमी के अंदर, तब तक इकोनॉमी जो है इसी हाल में रहने वाली है। अब यहाँ पर जो तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है वो निकल करके आता है आपका कि लेबर की शॉर्टेज क्या कहते हैं। तो लेबर की जो प्रॉब्लम है, किस तरीके से जो उनके बेनिफिशियरी जो वर्कर्स हैं, स्पेशली जो लो एंड जॉब्स को लेकर के, किस तरीके से रेस्टोरेंट्स में जहाँ पर वेजेस जो हैं एक तरीके से बहुत शार्पली राइज कर गई थी प्री पैंडेमिक लेवल में, लेकिन वो इसमें क्या है कि इसमें जो हायर वेजेस हैं सम वर्कर्स की, वो हायर पेजेस जो हैं वो दूसरों को दी जा रही हैं, जो कंपनीज में जो पास कर देती हैं कॉस्ट ऑन कस्टमर्स, यानी कि जो कस्टमर से लेकर के कंज्यूमर जो है फाइनल, उससे लेकर के उनकी वेजेस को जोड़ दिया गया है। तो जिसकी वजह से महंगाई इसमें और शूट कर गई। अब ये कितना हद है नहीं है, हम इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, ये कितना ह्यूमेन है, वेजेस बढ़ना अच्छी बात है नहीं है, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये एक रीजन के तौर पर हम इसे यहाँ अर्थशास्त्र के हवाले से समझ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अंडर कट्स हैं, अगर ये होता है अमेरिकन इकोनॉमी में, बहुत ही वेस्टर्न इकोनॉमीज में है कि एक तो जॉब से ले आउट हो जाता है, वेजेस रिड्यूस हो जाती हैं, अगर इकोनॉमी के अंदर ऐसा अब इसका एक चक्र आ गया, एक नया चक्र साइकिल शुरू हो गया, तो इसके भी भयावह इंपैक्ट होंगे और उसके बाद भी इन्फ्लेशन को लेकर के और ज़्यादा आंकड़ा बढ़ने की इसकी संभावना है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पे देखेंगे। अमेरिका का जो एक तरीके से स्टेबिलिटी है इकोनॉमी के अंदर, अगर वो उस पर संकट आता है, डॉलर पे संकट आता है, तो दुनिया भर के जो अदर करेंसीज हैं उस पर संकट आएगा। तो इससे खास करके इमर्जिंग मार्केट्स को, खास करके इंडियन इकोनॉमी को बहुत चौकन्ना रहने की इसमें जरूरत है। तो अगर इसकी जो मीडियन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 3.2 था। अगर हम वाई ओ वाई यानी कि ईयर ओवर ईयर अगर हम इसे कंपेयर करें, अगर इसको हम 3 महीने का देखें जून के हिसाब से, तो ये फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अटलांटा का जो डेटा है उसके हिसाब से ये एक थोड़ा सा जो है इसमें पैंडेमिक की तरफ, लेकिन इससे अगर हम इसको एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन के तौर पर एडजस्टेड जो आते हैं, तो वेजेस जो हैं भी 2% के डिक्लाइन पे हैं, ऐसा स्पष्ट तौर से कहना है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अटलांटा की स्टडी का। तो अगर उन्होंने 3 महीने जो जून के मिड तक इन्होंने जो एनालिसिस किया है उसको लेकर के जो वेजेस हैं वो 2% डाउन है, तो आप इस डेटा को ऑथेंटिक मान सकते हैं। इसके बाद जो है कि हायर इन्फ्लेशन जो है ये कंज्यूमर के तौर पर कैसे इसे देखा जा रहा है अमेरिकन के अंदर, अमेरिकन सिटीजन्स के अंदर, तो ये बिगेस्ट कंसर्न है, क्योंकि उनको इकोनॉमिक्स से इतना नहीं है, लेकिन अगर इस सब का कलेक्टिव इफेक्ट तो उन्हीं पर पड़ना है फाइनली। तो इसको लेकर के जो उसके पॉलिटिकल रिस्क जो बाइडेन के बढ़ जाते हैं, जिन्होंने इस वक्त कहा भी था, पिछले इस हफ्ते ही उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से जो फेडरल रिजर्व है ये उससे डील करे और बहुत जल्दी इसको डील करे, इसका कोई सॉल्यूशन निकाले, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है इकोनॉमी के अंदर। यानी कि अगर अर्थव्यवस्था के अंदर नीति को लेकर के अगर क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो उसका और ज्यादा जो स्थिति है वो और ज्यादा तेजी से वर्सन होने लगती है, जितनी वर्ष पहले से ही कंडीशन है, लेकिन अगर क्लियरिटी का पॉलिसी नहीं है तो उसकी तरफ और ज्यादा वर्सन होने की प्रबल संभावना। इसलिए फेडरल रिजर्व को कहा है कि इस पे कोई एक्शन लिया जाए। तो फेड के पास अब टूल्स क्या बचते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत जानना जरूरी है। अगर इसके लिखने को आता है, आपसे पूछा जाता है, एस्से में लिखने को आएगा, आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो फेड के पास ऑप्शंस क्या है, तो फेड के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हायर इंटरेस्ट रेट की तरफ वो जाए। तो इससे क्या हो रहा है कि वर्किंग ऑन कूलिंग डिमांड, तो इसको इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन में कहेंगे कि फेड के पास एक जो टूल है इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हायर इंटरेस्ट रेट की तरफ जाए। तो ये क्या होगा कि वर्क करेगा डिमांड को कूल करने की तरफ। तो इसको कहते हैं कि अब ये इससे क्या होगा
लेकिन अगर आप इसे इकोनॉमिकली, अगर आप इसे रियल वर्ल्ड में ले आए, रियल इकोनॉमी के अंदर ले आए, आप इसको धरातल पे उतारें, तो इससे क्या होगा, ये रिवर्स कर जाएगा, तो ये यूजलेस टूल साबित होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम जो है ये रेस्ट्रिक्टेड अभी सप्लाई की प्रॉब्लम है। तो फेड के पास यहाँ पर एक टाइट हेड की सिचुएशन आती है, तो इसमें जो राइजिंग रेट अगर वो कर देते हैं, तो इसमें फेस सप्लाई शॉक का होगा, ये इकोनॉमी को और ज़्यादा डैमेज करने की तरफ ले जाएगा, और जिसका फिर से इम्पैक्ट जो है वो दुनिया भर की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा, और जिसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ेगा वो फ्यूचर इन्फ्लेशन की तरफ चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि प्रीवियसली फ्यूचर इन्फ्लेशन को ये कम कर देगा, जैसे कि ऐसा कहा गया है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ऐसा डिस्कवर किया था कि जब ऐसा किया गया था, जब हाई प्राइसेस हुए थे 2008 के बाद, ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की एक स्टडी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो फ्यूचर इन्फ्लेशन जो होगा वो और ज़्यादा लो हो जाएगा, और अगर ये इन्फ्लेशन अगर और ज़्यादा नीचे हो गया, तो उसका, जैसे मैंने फिलिप्स कर्व की इकोनॉमी कही थी आपको, एक उसका, तो यानी कि जो बाइडेन साहब के पास इस वक्त जो है काफ़ी सारी चुनौतियां हैं, उनसे निपटना इतना आसान नहीं है फेडरल रिजर्व के लिए भी। इसके बाद एक चीज़ और आती है निकल करके, जो रीज़न है मार्केट्स के अंदर ये क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, कि फेड जो है अगर ये एक तरीके का ड्रेस्टिक स्टेप लेता है या एक तरीके, लेकिन फेड अमेरिका का जो है वो किस तरीके से काम करता है, बेसिकली वो आरबीआई से थोड़ा सा उलट काम करता है, मतलब उस तरह से शॉक्स नहीं देता, वो एक माहौल बनाता है कि हम ऐसा सोच रहे हैं, तब तक मार्केट 2-3 महीने, 4-6 महीने इससे अभ्यस्त हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो मार्केट्स को प्रॉपर वो टाइम देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं तो अमेरिका के मार्केट जो है वो रोज कोलैप्स कर जाए, अगर वो कभी भी एक रैंडमली आकर के निकल एक प्रेस ब्रीफिंग कर दें, तो उसमें, लेकिन अमेरिका का जो काम करने का तरीका, इसलिए वहाँ पे स्टेबिलिटी इस काफ़ी हद तक है। दुनिया भर की जो नजरें हैं अमेरिकन इकोनॉमी में क्या हो रहा है, खास करके फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, उसका एक प्रभुत्व है और उसका एक इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद जो बात आती है, तो फेड जो है इससे बचने की कोशिश करेगा कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को ज़्यादा टाइट करे, यानी कि अपनी मौद्रिक नीति को ज़्यादा टाइट करने से वो बचने का प्रयास पूरा पूरा करेगा, अनलेस, यहाँ पर एक इसमें मैं आपको कैवेट ड्रॉ करता चलूँ, कि अगर वो जो है वन ऑफ प्राइस सर्ज जो है वो साइकिल वेज को इफेक्ट करेगा, जिससे कि प्राइस इन्फ्लेशन को, अगर इसको बैलेंस करने के लिए मौद्रिक नीति में उनको चेंज करना पड़ेगा, तो फेड को ये मजबूरन करना पड़ेगा, लेकिन ये लास्ट स्टेप के तौर पर फेड करेगा। अगर वो ऐसा करता है, इसका अगेन ग्लोबल इम्पैक्ट बढ़ने वाला है। तो इसके बाद क्या होगा, इससे जो सिचुएशन उत्पन्न होगी, अगर फेड को ऐसा मजबूरन करना पड़ा, बचने का वो प्रयास करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक अगर कंडीशंस इसकी तरफ नहीं इतनी लेवरेज देती हैं, एक टाइटनिंग सिचुएशन आती है, इसका जो होगा वो फिर स्टैगफ्लेशन की तरफ अमेरिकन इकोनॉमी बढ़ जाएगी, और एक वक्त अगर एक अमेरिकन इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ गई, तो आप ये समझ लें कि दुनिया भर के मार्केट्स क्रैश हो जाएंगे, सेम उस न्यूज़ पे ही क्रैश हो जाएंगे, और उसके बाद वहां से संभलना जो होगा रिवाइव करने में, उसमें बहुत सारे वर्ष लगने वाले हैं, उसमें सालों लग सकते हैं, खास करके इमर्जिंग मार्केट्स को। इसके बीच में चाइना क्या करेगा, इसके बीच में इजराइल, तो ये ग्लोबल फैक्टर्स भी इसको और कॉम्प्लेक्स करेंगे, और जिस तरीके से ये सारी चीजें होंगी, तो ये जो है फेड के सामने इतनी सारी चुनौतियों के बीच में ये सारी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जो है काफी ज्यादा अंडर प्रेशर है। इसके बाद जो है, अब ये अगर स्टैगफ्लेशन की चली जाती है, तो उससे जो होगा एक तरीके का हायर इन्फ्लेशन जोड़ जाएगा, इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जीडीपी हो जाएगा, और उसका जो इम्पैक्ट होगा स्लोअर ग्रोथ रेट होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर सेंटिमेंट को नेगेटिव कर देंगी, और अमेरिकन इकोनॉमी को अगर सेंटिमेंट नेगेटिव कर देंगी, उसके बाद जो दुनिया भर की इकोनॉमी पे इसका असर पड़ेगा वो भयावह होने वाला है। लेकिन इतना ये फ्यूचर की कौड़ी है, लेकिन इकोनॉमिक्स में कहते हैं, लेकिन बहरहाल वो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनके पास इन चीज़ों को संभालने के लिए, लेकिन ये इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी में, इकोनॉमिक अगर आप थ्योरी के हिसाब से देखें, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो अगर हम लॉन्ग रन इसके एक्सपेक्टेशंस की बात करें, लंबे समय की बात करें, वैसे भी केन्स ने कहा था, उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट, लॉन्ग रन में तुम सब डेड हैं, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट रन में, जैसे फ्यूल प्राइसेस के, अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग रन ले लेते हैं, 3 से 6 महीने, क्वार्टर इसको ले लेते हैं, ईयरली ले लेते हैं, तो वो बहुत बड़ा वक्त हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि रिफ्लेक्ट करेगा किस तरीके से उनके जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो स्लिप किए गए हैं। तो ये जो होगा, बेस्ट होप है कि वो कंज्यूमर को हाई प्राइसेस, फिलहाल इसमें कोई निजात मिलती नहीं दिख रही है, लेकिन फ्यूचर में इसमें चीज़ें जो हैं वेजेस को लेके, उनके सेक्टर्स को लेके, खास करके होम सेल्स को लेके, कार्स को लेकर के, एक तरीके से कंज्यूमर के पेंट अप डिमांड को लेकर के, वेजेस को लेकर के, इन सबसे चुनौतियां निकलनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है इन सारी चुनौतियों के मद्देनजर जो है, कि अगर हम देखें कि जिस तरीके से थोक मुद्रास्फीति की जून में जो घटकर 12.07% का जो आंकड़ा ये वाणिज्य मंत्रालय ने बताया है, मैंने उसकी वेबसाइट पे देखा था। तो इसके बाद कच्चे तेल और खाद्य पदार्थ की जो कीमतें हैं, इसमें नरमी के कारण जो रिटेल प्राइसेस, यानी कि जो
थोक कीमतें हैं, इस पर जो आधारित मुद्रास्फीति है, जिसको WPI भी कहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, जून में मामूली रूप से घटी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मामूली रूप से घटकर 12.0% पर रह गई है। इसके बाद जो है कि WPI का जो जून में लगातार तीसरे महीने में ये डबल डिजिट में रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप आंसर्स लिखते हैं, जब आप यूपीएससी में अर्थशास्त्र के आंसर्स लिखेंगे, जीएस के आंसर्स लिखेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए और बहुत अच्छे से इसको यूज करना चाहिए। फैक्ट के साथ आपको एनालिसिस करने की एबिलिटी ये वक्त के साथ आती है, लेकिन ये आ जाती है। इसके बाद अगर आप देखें कि जून 2020 में जो है WIP जो मुद्रास्फीति की शून्य से 2020 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 1.81% शून्य से नीचे थी। तो आप यह फर्क देख लीजिए कितना बड़ा फर्क है। इसके बाद जो है विनिर्मित जो उत्पाद हैं, इनकी महंगाई बनी रहने के बावजूद जो खाद्य पदार्थ हैं, जो फूड इन्फ्लेशन है, उसके बाद क्रूड का जो प्राइस, कच्चे तेल की जो कीमतें हैं, इसमें नरमी के कारण लगातार 5 महीनों में तेजी के बाद जून में जो है WPI जो इंडेक्स है, ये इसका एक रीजन है कि वो क्यों इस तरीके से इसमें नरमी दिखा रहा है। तो अगर हम इसको देखें कि WIP का जो मुद्रास्फीति और खुदरा मुद्रा यानी कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, इसमें लगातार 2 अंकों में बने रहना, आने वाले समय में इसका जो इम्पैक्ट होगा, जो असर होगा, वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति पर होगा, जो RBI को इसको लेकर के सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो इसको दबाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखें जिस तरीके से ये जो आंकड़े बता रहे हैं, अगर हम ये देखेंगे फ्यूचर आउटलुक में इसका अक्टूबर में क्या होगा, तो अक्टूबर 2021 तक यह है कि उच्च स्तर रहने पर बने रहने की, यानी कि फिलहाल महंगाई से कोई राहत मिलने वाली नहीं। आंकड़ों में बेशक मिल जाए, लेकिन आम आदमी देख रहा है, हर चीज़ें देख रहे हैं। जिस तरीके से खाद्य पदार्थ में जो इन्फ्लेशन देखा जा रहा है, उसका भी हमने एक आंकड़ा दिया था पिछले लेक्चर में, किस किस प्राइसेस में कितने, किस किस मद में कितना बड़ा। अगर हम यहाँ पे वाणिज्य मंत्रालय की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि मुद्रास्फीति की जो वार्षिक दर है जून 2021 जून 2020 के मुकाबले ये 12.07% है, जून 2020 में शून्य से 1.81% नीचे थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, ये आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें कि जून 2021 में जो मुद्रास्फीति की ऊंची दर है, मुख्य रूप से इसका जो कम आधार प्रभाव जो है पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, ATF, फर्नेसियल ऑयल जैसे खनिज तेलों और मूल धातु, यानी कि जैसे इसमें खाद्य उत्पाद, रासायनिक उत्पाद और इसके साथ धातु भी है, इसमें मूल धातु है, इनके साथ खाद्य उत्पाद, रासायनिक उत्पाद, फर्टिलाइजर्स, इसमें जो विनिर्मित उत्पाद हैं, इनकी कीमत में वृद्धि के कारण हो रहा है। यानी कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि ये ग्लोबल फैक्टर्स की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया है, जो काफी हद तक सही भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ऑयल के प्राइसेस हैं, जो फर्टिलाइजर, खनिज तेल, जो चाइना का मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया, उसका अगर अमेरिकन इकोनॉमी उसको हिट फेस कर रही है, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है उसको डेफिनेटली फील कर रही है। स्टील प्राइसेस आप राइजिंग हो रहे हैं। तो इसके बाद जो है कि इसका सॉल्यूशन क्या निकल करके आता है, तो इसमें अगर हम इसको इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर देखें, समाधान की तरफ देखें, तो ईंधन और बिजली में मुद्रास्फीति जो घटकर जो है ये 32.83% हो गई है। जो मई में जो थी, मई के महीने में ये 37.61%। तो उसमें एक ये देखा गया है कि अवधि में ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति जो है, इलेक्ट्रिसिटी की, ये जो है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन रेट जो है ये कम हुआ है। इसी तरीके से खाद्य वस्तु में जो है, फूड इन्फ्लेशन की तरफ जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी जो मुद्रास्फीति जून में घटकर 3.09% रह गई, जो मई में जो है ये 4.31% थी। हालांकि इस दौरान अगर आप देखें, प्याज भी महंगा हुआ है, इसमें उत्पाद में तो ये 10.88% के करीब थी, ऐसा वाणिज्य मंत्रालय के फिगर्स बता रहे हैं। तो इन सब के मुताबिक इसका मतलब क्या है, तो इन्होंने WPI की जो मुद्रास्फीति पर नरमी जारी रखने की उम्मीद है, की गई है, लेकिन इसमें चुनौतियां हैं। फेस्टिव सीजन आने वाले, गणेश चतुर्थी से शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये लंबे समय तक बने रहने, लेकिन एक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां तो इसमें है ही। तो सितंबर तिमाही में जो एक तरीके 2 अंकों, सितंबर तिमाही तक ये 2 अंकों में बने रहने की इसमें उम्मीद है। तो इसके बाद ये क्या है कि इसमें महंगा ईंधन और बिजली के कारण महंगाई, उद्योग की लागत बढ़ना है, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उसकी जो कम्पिटिटिवनेस है, उस पर इसका असर पड़ रहा है। तो इन चुनौतियों के मद्देनजर अब इंडियन गवर्नमेंट के पास या फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास इससे निपटने के लिए, महंगाई की दोहरी मार जो हो रही है, इसमें सरकार क्या है कि क्या कदम उठा सकती है। अब सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, तो हम इसको कवर अप की तरफ हम डाल रहे हैं, तो इसको हम कंक्लूड करते हैं जल्दी ही। तो इसमें उपभोक्ता की जो CPI की जो है, इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत जो परिवर्तन के समय के साथ मापता है, तो जून 2021 से लगातार दूसरे महीने RBI की 6% से ऊपर की सीमा पार कर गया है। तो ये एक
एक इसका अलग एक आंकड़ा है। तो इसमें एनएसओ के अनुसार जो है जून 2021 के लिए सीपीआई की जो हम यहाँ पर बात करें तो 6 पॉइंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये क्या होता है डब्ल्यूपीआई सीपीआई, ये मैंने इकोनॉमिक थ्योरी के उसमें बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया, लंबा टाइम लेके समझाया है, तो ये पुराने प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद जो है सीपीआई जो है आपका 6.26% रहा है। इसमें खाने पीने का जो सामान है इसकी महंगाई की दर जो है 5.4%, ये एनएसओ के डेटा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हम सारा डेटा देख लें तो हम सॉल्यूशंस की तरफ आसानी से बढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि एनएसओ के डेटा के हिसाब से खाने पीने के सामान की महंगाई की दर 5.58% है, दालों में 10.1% है, परिवहन में 11.56, ट्रांसपोर्टेशन इसमें 11.56% है, फलों में आपके 11.82% है, और फ्यूल एवं लाइट में आपका 12.68% है, और तेल और फैट की महंगाई दर ये जो है आपकी 34.78% इसमें बताई जा रही है एज पर एनएसओ डेटा। तो महंगाई की ऐसी बढ़त तो सामान्य समय में भी, नॉर्मल जब टाइम्स होते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होती है, और इस समय फ्रूट के आप ये देखें कि फलों के अंदर जो है 11.82%, दालों के अंदर 10.1%, ट्रांसपोर्टेशन में 11.56%, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है, ये आम आदमी के ऊपर बहुत इसका असर हो रहा है। और इसके बाद जो है तो ये मुश्किल समय है जब देश जो है 16 महीने से हम कोरोना से लड़ रहे हैं, उस मुताबिक ये और ज़्यादा इसमें गवर्नमेंट को जो है कीन्स स्टेप्स की तरफ जाएंगे। तो इसमें आगे इसको अगर हम बढ़ें तो, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो इसको डिमांड की तरफ एक ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार जो इसको हमने पहले भी जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जब कहते थे तो हमने उस पर भी एक क्रिटिक किया था कि इसमें सप्लाई साइड प्रॉब्लम की तरफ वो सॉल्यूशंस की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इसको रिवर्स आपको देखना पड़ेगा। तो बहरहाल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। इसमें जैसे सीआईआई की भी इसमें मैं कल रिपोर्ट देख रहा था, एक उन्होंने भी कहा कि जीएसटी पे जो है कि इस पे जो है वो रेट कम करें इस बार, तो उसको एक काफ़ी सारी चीज़ें इकोनॉमी में इस वक्त चल रही हैं। लेकिन हम इसी पे आ जाएं तो अगर हम 16 महीनों से लड़ रहे हैं कोरोना से, तो CMI इसमें आईई का जो ये है कि इसमें इसके अनुसार 2020 के अंदर CMI का जो डेटा है 2020 में ये 97% भारतीय और ज़्यादा गरीब हो गए हैं, तो ये उनका बिल्कुल स्पष्ट तौर से मानना है। इसके बाद 7.9% बेरोजगारी की दर है, ये बताई जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट, तो इससे जीवन और आजीविका जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। अब सवाल ये है कि इतनी अधिक महंगाई के लिए पहला इसमें देखेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो अर्थव्यवस्था का जो एक सिद्धांत है, अगर आप इसको बात करें कि बाजार में मांग बढ़ने पर महंगाई बढ़ती है, तो ये बिल्कुल है, डिमांड एंड सप्लाई वाली हर कोई बात करता है। आप टीवी चैनल्स पे डिबेट देख लीजिए तो इसमें कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई की बात है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसमें बात करें, लेकिन मांग कम होने के बाद भी मूल्य तेजी से बढ़े, तो इसका जो आप कारण क्या देखेंगे, इसमें यानी कि सिस्टम में प्रॉब्लम है, यानी कि जमाखोरी कहीं ना कहीं हो रही है। तो इसके महंगाई के इस वक्त जो है दो प्रमुख कारण है। पहला जो है निरंतर बढ़ते पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम। इतिहास में पहली बार देश में 250 से ज्यादा शहरों में जो है पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर भी पार कर गए हैं, और डीजल के दाम जो है लगभग सभी शहरों में 89 रुपीज प्रति लीटर से 90 रुपए से अधिक है, और ये 100 के करीब इसमें छूने जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें जनवरी 2021 से अब तक जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 66 बार से अधिक इसमें बढ़ोतरी हुई है, और पिछले 7 सालों में जो एक्साइज, इसको हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से किया था, 7 सालों में एक्साइज शुल्क जो है वो पेट्रोल पर 247% बढ़ा है, और डीजल पर इसमें फिर से आप गौर करिएगा 794 यानी कि लगभग लगभग 800% बढ़ा दिया गया है। तो सेस से कमाया गया मुनाफा राज्य सरकारों के साथ साझा नहीं किया जाता, तो ये एक इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो जो साझा किया जाता नहीं किया जाता, तो सेस इसमें लगा करके ये कमाई हो रही है। इसके बाद जो है कि इसलिए भारत सरकार पेट्रोल बेचकर जो 62% जो प्रॉफिट कमाती है उसका एक भी पैसा राज्य सरकारों को नहीं मिलता। तो आपको ये जब यूपीएससी में खास करके ऐसे आपको एक वन लाइन्स में दे दिया जाएगा तो आपको बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए कि पेट्रोल बेचकर मुनाफा कितना कमा रही है इस वक्त 62%, और उसका एक भी पैसा जो है वो राज्य को नहीं मिलेगा। इसके बाद इसके तहत डीजल से सेस के रूप में भारत सरकार द्वारा कमाए गए 69%, पेट्रोल से 62%, डीजल से 69%, इसके मुनाफे में एक भी पैसा राज्य सरकारों को नहीं मिलता। अब बात करते हैं पिछले 7 महीनों में, तो केंद्र सरकार ने एलपीजी की जो कीमत है वो 6 बार में 240 रुपए करीब इसमें बढ़ोतरी हो गई है। तो पेट्रोल डीजल एलपीजी की कीमतों में निरंतर जो इसमें बढ़त देखें तो एक तरीके का इसको इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन दें तो हम इसे कहते हैं रिग्रेसिव होना, यानी कि जिसमें प्राइस रिग्रेसिव चला गया, क्योंकि इससे मध्यम और निम्न जो मिडिल इनकम है उसके जीवन पर इसका डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से और नेगेटिव तौर पे इसका पड़ेगा। तो रिग्रेसिव प्राइसेस की तरफ हम बढ़ गए। तो इसका दूसरा कारण जो अब महंगाई जो इस वक्त हो रही है, पहला कारण मैंने आपको बताया डीजल की तरफ और फ्यूल प्राइसेस की तरफ, दूसरा कारण जो है खाद्य तेलों और घरेलू सामानों में बढ़ती महंगाई। तो अगर आप इसको देखें
वेरियस रिपोर्ट पढ़े, एसबीआई की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उसमें भी इसको मैंने पिछले लेक्चर में उसका जिक्र भी किया है। तो इसमें घरेलू वस्तुओं की जो कीमत है मार्च 2021 की तुलना में जो है जून 2021 में यानी 3 महीनों के अंदर 42% आपकी बढ़ गई है। खाद्य तेलों और घरेलू सामानों में इसकी बढ़ती महंगाई है, तो खाद्य तेलों के अंदर आपकी जो है घर उसके मुताबिक जो है आपका घरेलू वस्तुओं की कीमत जो है ये आपका 42% तक बढ़ गई है। तो यानी कि अगर 100 की थी तो वो 142 की हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार निरंतर जो है बढ़ती महंगाई से बचाव के लिए अर्थव्यवस्थाओं की 2 डोज देनी पड़ेगी। इसका भी एक खर्चा होगा इकोनॉमिक, इसको आपको उठाना वहन करना पड़ेगा। तो इन चुनौतियों के बीच में सरकार के लिए ऑप्शन किया है। तो पहले एक तरीके से हम इसको देखें तो कोविड से भी एक तरफ लड़े, लेकिन हमें इकोनॉमी को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। अब इकोनॉमी को भी इसमें डोज देनी पड़ेगी। तो अगर हमें सिंप्लीफाइड करके कहें तो पहली डोज के रूप में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमत पर एक भारी भरकम कटौती होनी चाहिए, खासकर एक्साइज में। दूसरा, सेस का कुछ पैसा राज्यों, क्योंकि राज्यों की भी वित्तीय हालत बहुत ज्यादा संकट वाली है और सभी राज्यों की कमोवेश। और इसके बाद जो है इसमें एक तो इसमें रिबेट की चाहिए जो कि सरकार इस तरफ नहीं सोच रही है अभी। और दूसरी इसमें जो वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें दूसरी डोज के रूप में इकोनॉमी को जो हम वैक्सीनेशन यहाँ पे कह रहे हैं, इसमें लोगों को व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी की दरें अगर घट जाएं तो उससे जो है आम जनता को इसमें थोड़ी राहत मिलने की संभावना। जो मैं एसबीआई की रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था उनके अनुसार जो है ईंधन पर खर्च बढ़ने के कारण देश के लोगों खाने के लिए और स्वास्थ्य की जरूरी चीजों में इसमें कटौती कर रहे हैं। जैसे पीएफ से पैसा निकल रहा है, उन डाटा पे भी हमने बात की हुई है पहले, तो कितना कितना निकल रहा था। इस समय लोग अपनी पुरानी सेविंग्स को निकाल करके चला रहे हैं और 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे इसमें आ गए हैं। तो ऐसा करना और भी जरूरी हो जाता है। तो यदि इरादा जो है कीमतें बढ़ाकर अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट करना है तो इससे महंगाई कम होने वाली नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था को इससे शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग रन में भी नुकसान होगा। और हमारी जो इकोनॉमी है अगर आप इसे देखें तो ये निजी खपत पर निर्भर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से कि हमारी जो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी निजी खपत पर निर्भर है। इसका जो जीडीपी है 55 से 60% हिस्सा जो है इसका निजी खपत से आता है। तो डिमांड को आपको बूस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें जो खपत बढ़ाने के लिए नागरिकों के हाथ में नया पैसा देना, इसकी जो एक तरीके काफी अलग अलग फोरम्स पर इसकी बात होती रहती है। तो पिछले कुछ महीनों से इसमें और ज़्यादा एक तरीके से कहा है कि सरकार यहाँ पर कुछ करे। उसके बाद सरकार ने जो पॉलिसीज लाई थी, जो वित्तीय पैकेजेस लाए थे, उन्होंने कहा था कि अब हमसे कर्ज ले लीजिए। तो सरकार जो है एक तरफ जो है डिस्पोजेबल इनकम को घटा रही है, जिससे अर्थव्यवस्था सुधरने की बजाय और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्थिति में पहुंच रही है। तो ये जो है इसको अब नज़रअंदाज करने से कुछ नहीं होगा, इसमें तत्परता से सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो आपदा के समय जो है केंद्र सरकार जो है बढ़ती महंगाई जो है इसलिए करनी पड़ेगी। अब जो है कि इसका जो सॉल्यूशन निकलता है वो ये निकलता है कि तो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं, जीएसटी की दरें घटाएं, एक्साइज घटाएं। तो इन सबको अगर आप इसको एक तरीके से इसको सॉल्यूशन के तौर पर देखते हैं तो इन सबका जो एक तरीके से रिजल्टेंट निकलेगा वो इकोनॉमी के लिए बेहतर होने वाला है। तो इन सब के मुताबिक जो है आपने ये देखा कि अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर क्या चुनौतियां हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होगा ग्लोबली, उसका और ज़्यादा भयावह इमर्जिंग मार्केट्स की इकोनॉमी, खासकर भारत जैसी उभरती व्यवस्था के अंदर, और इकोनॉमी जो हमारी है कोविड से पहले ही 7-8 क्वार्टर्स में जो हमारी स्थिति रही थी। तो इन सब के मुताबिक अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई को एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अमेरिका हो चाहे हिंदुस्तान हो, उसको लेकर के इसमें बहुत ज़्यादा चिंता बनी है सिटीजन्स की। जो इसमें जो जीवन यापन है वो उसमें बाकी चुनौतीपूर्ण है। तो आने वाले समय में चाहे वो अमेरिकन इकोनॉमी, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारी अपनी भारत सरकार हो, इनको जो है केन्जियन मेथड्स की तरफ ये जाते हैं या ये डिमांड की तरफ अगर एड्रेस करते हैं तो ये मौद्रिक नीति में ये चेंजेस लेके आते हैं, जैसे कि फेड को करनी पड़ेगी। तो स्टैगफ्लेशन का डर बना रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का डर बना रहेगा और बेतहाशा महंगाई का डर बना रहेगा। तो क्या अर्थव्यवस्था दिशा में बढ़ गई है, इनको रोकना अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए हमें एक स्टेट्समैन के तौर पर देखा जाना चाहिए कि एक ग्लोबल विजन चाहिए, एक बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी स्टेप्स चाहिए अगर इकोनॉमी को हमें यहाँ से वापस रिवाइवल करना है, ये स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगले लेक्चर में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।